स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 8 के भूगोल के तीसरे चैप्टर का तीसरा पार्ट देखेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। दूसरे चैप्टर में दूसरे पार्ट में हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत देखा था, जिसमें प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं अन्य पेट्रोलियम थे, कोयला थे, ईंधन, यानी कि सब ये परंपरागत के स्रोत थे। और आज हम देखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। करा कि जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। यानी कि यानी कि इस समय वर्तमान यानी कि इस समय जिस तरीके से लगातार उपयोग इसका हो रहा है, व्यक्ति इन ईंधनों का उपयोग कर रहा है, अगर यह लगातार ऐसा ही होता रहा तो ये यानी कि गैर परंपरागत स्रोत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय के है, के उपयोग की आवश्यकता है। अब आता है हमारा पवन ऊर्जा, यानी कि लाभ और हानि। प्रदूषण मुक्त, यानी कि इनसे लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त, यानी कि जो पवन ऊर्जा है यह प्रदूषण मुक्त है। करा फिर एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, यानी कि एक बार अगर ये स्थापित हो जाएगी तो इसमें विद्युत जो लागत है, उत्पादन है, वो कम होगी, सुरक्षित और साफ होगा। अब इससे हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण होगा। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, फिर रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान और पक्षियों के लिए हानिकारक, यानी कि इससे ये सब हानियां हैं। अब इसके बाद है सौर ऊर्जा, यानी कि ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, वायु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, और फिर इन सभी से इनका लाभ और हानि है। सौर ऊर्जा में यह समाप्य है, यानी कि यह समाप्त होने वाला नहीं है, प्रदूषण मुक्त है। उसके बाद से खर्चीला है, स्रोत के विकसित होने से ऊर्जा बर्बादी है। ज्वारीय ऊर्जा से यह प्रदूषण मुक्त है और असाम्य है, यानी कि यह समाप्त होने वाला नहीं है। फिर हानि, वन्य जीव आवास का नष्ट होना और फिर दोहन में कठिन हो रहा है। उसके बाद से परमाणु ऊर्जा है, लाभ बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है, और हानि रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला है। उसके बाद बायोगैस है, कम लागत है, यानी कि इसको बैठाने में कम लागत आएगा, उपयोग में आसान, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, यानी कि जितने भी व्यर्थ खाद्य पदार्थ हैं उनका उपयोग हम बायोगैस में कर सकते हैं। हानि हरित गृह प्रभाव का कारण है। भूतापीय ऊर्जा में है लाभ, स्वच्छ पर्यावरण, हितैषी और हर समय उपलब्ध होगा। हानि शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वाहन खर्चीला, यानी कि जो विद्युत वाहन है उसमें अत्यधिक खर्च आएंगे। अब इसको हम एक एक करके जानेंगे। पहला पॉइंट है सौर ऊर्जा। करा कि सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है, और सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। ये देखे हैं इस समय हम कितने लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं सौर ऊर्जा का। देखिए कैसे इसका पैनल लगा हुआ है। करा कि धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। उसके बाद है पवन ऊर्जा। करा कि पवन ऊर्जा एक असाम्य स्रोत है। पवन चक्कियों द्वारा का प्रयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, यानी कि यह सदियों से चला आ रहा है। और वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं।
पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहां स्थित होती है। यानी कि जहां पे हवाओं की गति अत्यधिक मात्रा में होती है वहीं पे है यह ऊर्जा स्थित की जाती है। फिर कहा कि पवन फार्म नीदरलैंड, यानी कि जो पवन फार्म है यानी कि जहाँ पे पवन ऊर्जा उत्पादित किया जाता है वह नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादक में उल्लेखनीय है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक से संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। यानी कि ये इम्पोर्टेंट है कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन से राज्य हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास के विशाल निक्षेपक हैं। यानी कि अगर भारत में पूछे तो हम राजस्थान और झारखंड बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व का प्रथम सौर और प्रथम पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में स्थापित है। उसके बाद करा कि थोरियम विशाल मात्रा में केरल, यानी कि अब ये थोरियम की बात करा कि थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैंगा है। यानी कि इन राज्यों में इन क्षेत्रों में ये चीजें पाई जाती हैं। अब ये है परमाणु ऊर्जा का एक चित्र, किस तरीके से परमाणु ऊर्जा से हम विद्युत उत्पादन करते हैं। उसके बाद है ये इम्पोर्टेंट भी, अगर आप चाहें तो इसको कॉपी पे बना भी सकते हैं, चाहे नहीं इसको बनाना ही है। यानी कि जहाँ पे ये क्वेश्चन है इसको यह बना लीजिएगा, यानी कि इसको कॉपी पे बनाना है, इस चित्र को कॉपी पे बना लीजिएगा। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। करा कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है, यानी कि जो भूमि के अंदर से प्राप्त होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि हो जाती है और कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के भूमि रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा, यानी कि यह चित्र है भूतापीय, यानी कि अंदर से भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी के अंदर से हम यह कैसे चल रहा है, यानी कि यह पानी निकालने का काम होता है भूतापीय ऊर्जा से। और यहाँ इससे बिजली भी उत्पन्न होती है, गैस भी निकलता है, तो इस तरीके से इसमें खाना पकाया जाता है। देखिए क्या 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 होता है। फिर ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि बहुत सारे काम इससे होते हैं। यूएस विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है, यानी कि भूतापीय, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूतापीय का सबसे बड़ा या विश्व का कौन सा देश है, तो यूएस है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। क्या भूतापीय ऊर्जा। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं। जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आता है ज्वारीय ऊर्जा। करा कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने के में बांध के निर्माण में किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं।
निम्न ज्वार भाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है, यानी कि यह समुद्र के किनारे लगाया जाता है जब ज्वार भाटे आते हैं। उसके बाद है बायोगैस। जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक यानी कि बायोगैस क्या है, ये जंतुओं के अवशेष से, यानी कि जो भी हम कूड़ा कचरा जो सड़ने लायक होता है उससे, और पशुओं के गोबर, फिर रसोई के अपशिष्ट से जो कचरे निकलते हैं, उन सभी को मिलाकर के हम बायोगैस बनाते हैं। फिर जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ये बायोगैस का चित्र है, इसको भी कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो आसान है, अगर चाहे तो आप इसे भी बना सकते हैं और इसे भी बनाइएगा। फिर कह रहा है कि ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं, यानी कि ऊर्जा की हम कम से कम प्रयोग करें, उसका बचत करें। अगर जितना ही बचत करेंगे वही उसका उत्पादन होगा। तो इसी के साथ हमारा यह तीसरा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।